हम अपनी मस्जिदों के मीनारों को संरक्षित करना भी जानते हैं, महफूज करना भी जानते हैं, तो मंदिर के भी कलश की उसी इज्जत के साथ उसके तहफ्फुज के लिए हम लब्बैक कह करके खड़े होने वाले देश के वो सिपाही हैं कि जिसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की फौज कही जाती है। आपने देखा होगा कि जिस शख्स के नाम से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जिसके नाम से लोग कहते हैं कि ये बहुत जहरीला भाषण देते हैं और कौम को निशाने पर ला करके खड़ा कर देते हैं, उसी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने अभी लाल दरवाजा मंदिर के लिए 20 करोड़ का फंड पास कराया था। उसी अकबरुद्दीन साहब ने अगर आपके बगल में मधुबनी जिला, वहां के मोहम्मद अशरफ जो बेहद गरीब, उनकी फैमिली चूड़ी बेच करके गुजारा करती है, ज्यादा दूर आपके यहां से नहीं है। जब जयपुर एक्सप्रेस में एक पागल आरपीएफ इंस्पेक्टर चेतन शर्मा ने दाढ़ी और टोपी देख करके गोली मार दी थी, तो उसी अकबर साहब की आवाज पर उसमें जो लोग शहीद हुए थे, एक हैदराबाद के रहने वाले थे और एक आपके बिहार का मधुबनी जिला का शख्स रहने वाला था, जिसकी लिंचिंग हो जाती है। बिहार में उस समय जदयू और राजद की सरकार थी, किसी के सीने में एक दर्द नहीं उठता है। एमआईएम ने अपनी ताकत से आवाज भी उठाई, लेकिन इन गूंगी और बहरी सरकारों को चूंकि दर्द नहीं हुआ, आपके वोट से मतलब है, आपके दर्द से उनको मतलब नहीं है। वहीं हैदराबाद में आपकी क़यादत का यह आलम था कि उस मरने वाले के परिवार को 50 लाख रुपया और 2 कमरे का सरकारी आवास और एक सरकारी नौकरी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के कहने पर उसी वक्त पास कर ली गई। ये आपकी क़यादत की ताकत है। बताइएगा उन जालिमों को कि बाजपट्टी में हम वोट काटने नहीं आए, बाजपट्टी में हम अगर मुन्ना मंसूरी साहब के साथ खड़े होने आए हैं तो अपनी हिस्सेदारी की बात करने आए हैं, अपने हक हकूक की बात करने आए हैं। आपने देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा कि अभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से हमारे रियासी सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने एक लेटर लिखा राजद को, और वो लेटर लेकर के जाने वाले राणा रंजीत भाई अभी आपके बीच में कुछ ही मिनटों में आने वाले हैं। पूछिएगा उनसे, रंजीत भाई से हमारे कितनी मोहब्बत से हम लोगों ने लेटर लिखा कि भाजपा को हराने के लिए हम लोग भी आपके साथ कमर कस करके, सीना से सीना लगा करके क़यामत की सुबह तक खड़े रहेंगे। लेकिन इनको आपके वोट से मतलब है, आपकी लीडरशिप से, आपके लीडर की हिस्सेदारी से, और भाजपा को हराने से मतलब नहीं है। इनको वो मतलब है कि ये इनको मुसलमानों का वोट चाहिए, वो चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जो 13वीं बार अध्यक्ष बने हैं उनकी पार्टी हो, चाहे एक बिहार में अभी पीला गमछा वाले नए बाबा जी घूम रहे हैं उनकी पार्टी हो, मुसलमानों का वोट सबको चाहिए। लेकिन मुसलमानों की लीडरशिप किसी को मंजूर नहीं। आपने देखा है कि प्रशांत किशोर ने किस शख्स को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा दिया, मनीष कश्यप जैसा एक छिछोरा यूट्यूबर पत्रकार जिसने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की, मुसलमानों के खिलाफ बोलता है वो शख्स, और उस आदमी को अपना स्टार प्रचारक बना करके अगर ये पांडे बिहार में जगह जगह घूम रहे हैं तो वैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, वैसे मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए जो उनके पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। मेरे भाई, प्रशांत किशोर की पार्टी बनती है, हमारे पत्रकार के सारे साथी यहां मौजूद है। उन्होंने पहली घोषणा की, मैं एक जगह बैठा था, मेरा एक जूनियर जन सुराइज का अभी दीवाना हुआ पड़ा था, तो मैंने कहा कि प्रशांत जी की पहली घोषणा क्या थी ये बताइए।
तो उन्होंने कहा कि पहली घोषणा थी कि शराबबंदी का कानून वापस ले लेंगे, शराब खुलवा देंगे। हमने कहा यार तुम कौम जात के मत मुसलमान हो, अल्लाह ने शराब की एक बूंद हराम करके भेजी है, और शराब अगर खुलवा देंगे तो तुम ताली बजा रहे हो, शर्म आनी चाहिए मेरे बाबू। तो उन्होंने कहा कि सर आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो शराब के पैसे से शिक्षा का स्तर डालेंगे, स्कूल डालेंगे, और वहां हमारे बच्चे जाकर के इल्म हासिल करेंगे। हमने कहा कि गजब की बात करते हो यार, बैरिस्टर वसीउद्दीन ओवैसी साहब अगर कह दे कि मैं हैदराबाद में रेस्टोरेंट खोल रहा हूं जहां सुअर का गोश्त बिकेगा और उससे जो इनकम होगी उससे तुम्हारे गांव में मदरसा खुलवा देंगे, तो वो पैसा जायज हो जाएगा क्या? तो नहीं सर, जायज तो नहीं होगा। अगर जायज नहीं होगा तुम जान लो कि अगर शराब के पैसे से तुम्हारे स्कूलों को, तुम्हारे शिक्षा के स्थली को खोला जा रहा है, तो तुम्हारे बच्चे के अंदर कभी हलाल रिज्क कमाने की कुव्वत नहीं आएगी, वो उसी हराम रिज्क में रहेगा और आने वाली तुम्हारी कई नस्लों तक हराम काम करेगा। आप बहुत सारी पार्टियों को देखते होंगे, एक हमारे जदयू का हमारा परम मित्र मेरे ही क्षेत्र से तैयारी कर रहा है, उन्होंने कहा कि हमने कहा कि भाई नीतीश जी को तो मुसलमान वोट नहीं देगा, वक्फ एक्ट के खिलाफ वो भाजपा के साथ अपना खड़े हुए हैं, तुम क्यों इतना मुस्लिम क्षेत्र में घूम रहे हो, तुमको कुछ वोट नहीं मिल रहा है। कहा कि क्या बात करते हैं, नीतीश कुमार जैसा शिक्षित आदमी कोई है? नीतीश कुमार जब से आए बिहार के मदरसों का रूप बदल गया, अस्पतालों की व्यवस्था हो गई, सड़क बहुत अच्छे बन गए। हमने कहा बिल्कुल सही कहा, अरे आलिम तो इब्लीस भी था। जो मुसलमान बैठे हैं, जो आलिम बैठे हैं हमारे स्टेज पर और हमारे सामने, वो बताइए कि अल्लाह ने इब्लीस को भी आलिम बनाया था और आपसे अच्छा आलिम था, लेकिन एक गलती उसने कर दी कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर दी, और वही काम हमारे नीतीश जी ने कहा है, सब कुछ किया और जाकर के वक्फ एक्ट के साथ खड़े हो गए। अजब अजब ड्रामा चलेगा अभी, बहुत सारे प्रवासी लोग आएंगे। एक नेता है, बहुत बड़े नेता चंद्रबाबू नायडू जी, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मस्जिद की सफों में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे थे, पता नहीं इस्तिंजा पानी से किया होगा कि नहीं किया होगा, नमाज पढ़ रहे थे। और शर्म की बात है कि हमारे कुछ मौलाना अपनी सफों में खड़े हो गए वैसे नापाक आदमी के साथ अल्लाह के सामने सजदा कर रहे थे, और 20 दिन के बाद वो आदमी आपके खिलाफ वक्फ एक्ट के समर्थन में जाकर के अपना वोट दे देता है। ऐसे दगाबाजों को, ऐसे गद्दारों को मेरे भाई पहचानने की जरूरत है। आप सारे कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, आप यहाँ सारे कार्यकर्ता हैं, आप लोग ही हमारे सब कुछ हैं। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं। अकेला मुन्ना मंसूरी यहां से न चुनाव लड़ सकता है और न जीत सकता है और न यहां के लिए कुछ कर सकता है। आपको जाना होगा गली गली में, आपको जाना होगा दरवाजे दरवाजे तक, आपको जाना होगा अपनी पाकीज़ा मां और बहनों से बात करने के लिए। आपको यह समझना होगा कि हमारे बांसपट्टी के लिए मुन्ना मंसूरी इलेक्शन नहीं लड़ रहा, आप लड़ रहे हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, मेरी सारी ताकत हमारे कार्यकर्ता होते हैं, और मजलिस के जितने कार्यकर्ता आए होंगे, मुझे यकीन है कि मुन्ना भाई ने आपको आने के लिए पेट्रोल का पैसा नहीं दिया होगा। मुन्ना भाई ने आने के लिए आपके पॉकेट में 500 रुपया नहीं रखा होगा, और आगे भी नहीं रखेंगे, इतना यकीन करके घर जाइएगा। मजलिस के लोग अपना पैसा लगाते हैं अपनी कौम की तरक्की के लिए, अपने हक और हिस्सेदारी के लिए, अपनी आवाज के लिए। इस आवाज के साथ, इस आहत के साथ जब आप उठेंगे तो ये बात जाकर के लोगों को बताएंगे कि अरे बेशर्मो, जिसे तुम भाजपा की बी टीम कहते हो, हम तो भाजपा के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलते हैं और तुम हमको साथ में रखने को भी तैयार नहीं हो, गुड़ खाओगे और गुलगुल्ला से परहेज करोगे। ऐसा अब नहीं चलेगा। दूसरी बात है
कि एक और आपके सामने सवाल आएगा। सवाल यह आएगा, लोग कहेंगे कि भाई आपके ओवैसी साहब इतना बोलते हैं, दिन रात भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, एफआईआर नहीं होता उनके ऊपर, जेल नहीं जाते। ऐसे ही चंद सवाल से आपको रूबरू होना है, ज्यादा उनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे नौजवान जग चुके हैं और वो जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनको कहिएगा कि भाई जेल कौन जाता है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी मंत्री नहीं बने, मुख्यमंत्री नहीं बने, कभी प्रधानमंत्री का ख्वाब उन्होंने नहीं देखा। जो आदमी बिहार का मुख्यमंत्री रहा, जो आपका तो आपका, आपकी भैंसों तक का चारा खा गया, जिसको मुसलमानों ने झोपड़ी से उठा करके शीश महल में बैठा दिया, जिसके बेटे के नाम पर करोड़ों का मॉल बाहर में, और आप जब जाएंगे दिल्ली से बाहर हरियाणा के रोडों में तो कई एकड़ में उनके फार्म हाउस मिलेंगे। वैसे लोग न जेल जाएंगे भाई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने, मैं बता दूं आपको कि 1954 में 358 करोड़ का हमने इनकम टैक्स भरा था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 1 रुपये का भी किसी से इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदा। इलेक्टोरल बॉन्ड कौन खरीदते हैं? बीफ कंपनी से ये भाजपा वाले खरीदते हैं, जो हिंदू और मुसलमान में जाकर के झगड़ा लगाने का काम करते हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड देश की और भी पार्टी खरीदती है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का 1 रुपये का भी इलेक्टोरल बॉन्ड इन लोगों ने साबित नहीं किया। इसीलिए मेरे भाई, इन सारी बातों का जवाब मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इनके पास और कुछ होता नहीं है। आरजेडी वाले ने अभी नारा दिया है कि माई बहन सम्मान योजना, प्रत्येक माई बहन को 2500 रुपया हम लोग देंगे, हमारी सरकार आ जाएगी। वो जानते हैं कि सरकार आनी नहीं है, एमआईएम की भी सरकार नहीं आनी है, हम भी लिख देंगे 25,000 प्रत्येक लोग को देंगे। अब मां बहन को छोड़िए, भाई को भी देंगे, चाचा को भी देंगे। दूसरी बात है कि इन आरजेडी के लोगों से पूछिएगा जाकर के भाई कि माई बहन का सम्मान बाद में कीजिएगा, भौजाई का सम्मान कर लीजिए, जिसको रात के अंधेरे में 12 बजे आपके घर में धक्के मार करके भूखे पेट बाहर निकाल दिया था। और ये भारत है, यहां भाभी मां के समान मानी जाती है, और आपने अपनी भाभी मां को घर से बाहर निकाल दिया। भाभी का सम्मान नहीं है, और बिहार की मां बहनों का सम्मान आपके पास नहीं हो सकता है। बहुत सी ऐसी योजनाएं आती हैं और वादे होते हैं। बहुत से प्रवासी पक्षी, अभी मैं अपनी बातों को कम कर रहा हूं, बाद में भी अभी बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। चूंकि हमारे मुन्ना भाई ने कहा कि राणा रंजीत भाई 5-7 मिनट में आ रहे हैं, हम कहे ठीक है। हाँ, सैदपुर आ गए हैं, मुश्किल से 5 मिनट उनको लगेगा। मैं जब तक आपको कुछ जरूरी बातें बता दूं, उसके बाद आप फिर अपने भाषण को स्टार्ट रखिएगा। हाँ, 2 मिनट। मैं अगर ज्यादा वक्त ले रहा हूं तो आप लोग कह सकते हैं नहीं डॉक्टर साहब ज्यादा वक्त ले रहे हैं। मैं इसलिए इन बातों को बता रहा हूं कि 5 सालों से हम लोग दौड़ते हैं, फील्ड में जाते हैं। हम लोगों को, मैंने जब नया पार्टी ज्वाइन किया पूर्वी चंपारण में, मैं पार्टी का पहला सिपाही हुआ। हमारे बगल में हमारे प्रदेश महासचिव हमारे बड़े भाई फजल हक साहब, उसके बाद हम लोग चंपारण से पार्टी की अपने शुरुआत की। अल्हम्दुलिल्लाह चंपारण आज सीमांचल के बाद अगर पार्टी कहीं मजबूत हुई है तो चंपारण में हुई है। और जब से रंजीत भाई आए हैं, तिरहुत के इन क्षेत्रों में काफी मेहनतें हुई हैं, और जिसका नतीजा है कि जो लोग अपने घर में थे बैठे हुए, वो आकर के बाहर आ गए। दूसरी बात है कि इन सब बातों को हम लोगों को सुनने को मिलता है, बाकी कोई उन लोगों के पास सवाल नहीं होता। सवाल यही सब होता है, उनको अपना जगा दीजिए और ये बात बता दीजिए कि भाई आ गए क्या? नहीं, अभी नहीं।
उनको बता दीजिएगा कि भाई बहलाने का बहुत हो गया। अच्छा, शोले फिल्म आप लोगों में से कितने लोगों ने देखी है? आप लोग हाथ उठा करके बताइए। बहुत मशहूर फिल्म है शोले फिल्म, आप सब लोगों ने देखी है। उसमें का एक डायलॉग है कि सो जा बच्चे नहीं तो गब्बर आ जाएगा। यही राजद के और कांग्रेस के लोग आपको समझाएंगे कि मुसलमानों सो जाओ नहीं तो भाजपा आ जाएगी। उनको बता दीजिएगा कि भाई भाजपा का डर नहीं है। हमारे जय वीरू भी हैदराबाद से आ रहे हैं, बिहार के दर्शे में तमाम जगह पूरे बिहार का दौरा होगा। उनको ये समझा दीजिएगा कि हम अल्लाह से डरने वाली कौम है। हम लालू के और लालू के बाप से और नीतीश जी से डरने वाली कौम नहीं है। हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। बहुत सालों तक हम लोगों को रखा गया। जानते हैं मेरे भाई, मैं एक बात कह करके आपको दे रहा हूं भाई। एक देखिएगा, जब असम के जंगल में हाथी को पकड़ा जाता है, हाथी के छोटे छोटे बच्चों को जब पकड़ा जाता है तो उसके चारों पैर में बेड़ी लगा दी जाती है और हाथी को नशे का इंजेक्शन धीरे 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 करके दिया जाता है। बाद में वो हाथी के पैर से बेड़ी खोल दी जाती है। और आप जब अपने गांव में जाते होंगे तो देखते होंगे कि शादियों में जो हाथी आता है उसको कोई खूंटा नहीं मिलता तो भैंस के खूंटे से या बकरी के भी खूंटे से उसको बांध दिया जाता है। आप जानते हैं कि हाथी के अंदर उतनी ताकत है कि वो जब चाहे अपने सूंड से उस खूंटे को उखाड़ ले, लेकिन उखाड़ नहीं पाता। इसलिए नहीं उखाड़ पाता कि वो जहनी गुलाम का शिकार है, जहन उसका गुलाम हो चुका है। वही हालत हमारे मुसलमानों की है। बहुत लोग कहेंगे अरे खाली मुसलमान के वोट से जीत जाइएगा। हम लोग अपने क्षेत्र में घूम रहे थे, कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप ऐसी ऐसी बात करते हैं, खाली मुसलमाने के वोट से जीत जाइएगा। हमने कहा कि तुम पहले समीकरण हमको बता दो। मैं मोतिहारी लोकसभा से आता हूं, 3.25 लाख वहां भूयार समाज का वोट है और 3.25 लाख में अखिलेश सिंह बाहर से आते हैं और हमारे यहाँ के सांसद होकर के चले जाते हैं और मुसलमानों का वोट वहां 6.25 लाख है, लेकिन उनके दिमाग को बांटा जाता है कि आप मुसलमान के वोट से नहीं जीत सकते। मैं जिस विधानसभा से अपनी तैयारी कर रहा हूं वहां मुसलमानों का वोट 90,000 है। 90,000 वोट वहां मुसलमानों का है। मैंने कहा, मैं जब तैयारी वहां से अपनी शुरू कर रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि आ गए हैं 49 विधानसभा में एकलौता एमएलए डॉक्टर शमीम अहमद जिसको कानून मंत्री बनाया गया और एमआईएम यहीं से आकर के पहले घोषणा कर दी कि हम लोग यहीं से अपना चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब आप हराने चले आए। मैंने कहा कि भाई डॉक्टर शमीम साहब अगर 49 असेंबली के एमएलए हैं और मुसलमानों के रहनुमा हैं, 17 महीने कानून मंत्री रहे थे, मेरे पास लिस्ट है फोन में, मैं आपको दिखा सकता हूं मीडिया के साथियों को कि 28 वकील की सरकारी बहाली उन्होंने की। उस 28 नाम में से एक भी नाम मुसलमान का नहीं था और मुसलमान का तो छोड़िए, पूर्वी चंपारण का एक ऐसा वकील उनको नहीं मिला कि जो वो सरकारी वकील में बहाली करा सके। 17 महीने की सरकार में अगर वो मुसलमान मंत्री बता दे कि मुसलमानों के लिए उसने क्या किया है तो ये शमीमुल हक का वादा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उनकी गाड़ी पे घूम करके प्रचार। आपने क्या किया हमारे साथ? हमारी वैशाली में हमारी बहन गुलनाज के साथ रेप करके उसके चेहरे पर एसिड डाल दिया गया और पीएमसीएच की दीवारों में सिसकते हुए उसने दम तोड़ा। कोई नहीं किया देखने जनाब अख्तरुल ईमान साहब के अलावा। हम भूले नहीं है कि समस्तीपुर में हमारी बहन सनोवर के साथ क्या हुआ। हम लोग इन सब चीजों को बोलते हैं तो उनको लगता है कि ये लोग दंगा भड़काने वाली बात कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर का एक मामला था, एमडीडीएम कॉलेज है वहां, और वहां से हमको कुछ बच्चियों ने फोन किया कि सर हम लोग हिजाब लगा के जा रहे थे, फलाना नाम के टीचर ने कहा कि हिजाब खोल के जाना है। मैंने मुजफ्फरपुर के एसपी साहब से बात की फोन पे, हमने कहा कि सर बड़ा मसला है, बिहार बहुत शांति की जगह है,
आप देखिए हमारी बच्चियों के सर से हिजाब खुलवाया जा रहा है। वो बोलते हैं कि आप और आपकी पार्टी ऐसे ही भड़काऊ बात करती है और इसका दर्द सिर्फ आप ही को होता है राजद में, कि मुसलमान नहीं है क्या? मैंने कहा कि भाई जख्म अगर हमारे दिल में है तो दर्द हमें ही होगा। राजद के दिल में अगर जख्म होता तो मैं बता दूं कि हमारे पार्टी के प्रत्याशी रहे गोपालगंज से मोहम्मद असलम मुखिया की जिस दिन मौत होती है गोपालगंज में, उस दिन ये लालू का बेटा सोनपुर के मेला में 10 करोड़ का भैंसा अपनी पत्नी को इसलिए दिखाता है कि पंडित जी ने कहा कि मजबूत भैंसा दिखाइएगा तो मजबूत औलाद पैदा होगी। तो ऐसी सोच के लोग हैं। जब बिहार में मदरसा अजीजिया को आग लगाया गया, 4,500 कुरान की प्रतियां थी उसमें, जब रमजान शरीफ के महीने में उसको आग के हवाले किया गया था और पटना से बिहार शरीफ की दूरी 70 से 75 किलोमीटर होती है, एक भी आदमी नहीं गया था जब राजद और जदयू की सरकार थी। न किसी ने ट्वीट तक किया, न किसी ने उफ तक किया। तो दर्द तो हमें होगा जब हमारे नबी के ऊपर तोहमत लगाया जाएगा, उनको गाली दी जाएगी, जब हमारे वालिदैन के सर पर टोपी देख करके गोली मारी जाएगी, जब हमारे बच्चियों के सर पर हिजाब देख करके उतरवाया जाएगा, तो उस वक्त हमको दर्द होगा। मेरे भाई अभी कुछ लोग हैं और राणा भाई 2-4 मिनट में आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि लोकल लोगों से आप ये कीजिए, बुलवाइए। मैंने इसलिए पहले माइक लिया ताकि इन बातों का जवाब आप उन पार्टी के दलालों को जाकर के उनके चौराहे पर दे सकिए कि एमआईएम इस वक्त किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। एमआईएम अपने हक और हिस्सेदारी के लिए पूरे बिहार में हम लोग 150 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हर हाल में हम लोग